गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग का रे ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेक्चर है और इसमें कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में स्टॉप किए थे। स्लैब्स के बारे में हम देखे थे, स्लैब का स्टडी किए थे ना। तो आज हम स्लैब का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पर स्टडी करेंगे। मान लो ये एक स्लैब है, ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और देखोगे जब ध्यान से इसको, ये हमारा मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। और दो स्लैब हैं हमारे, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है। और हमको फाइंड आउट करना है कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज किधर फील होगा, मतलब इसका इमेज हमको कहाँ देखने को मिलेगा। तो हमने शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है ना। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। तो सबसे पहले शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो था आपका t/1 - 1/μ, है ना। और उस म्यू को हम लोग क्या कहते थे, याद होगा हमने बार बार बोला था कि जिसमें लाइट रे जा रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखते हैं, जिसमें लाइट रे आ रहा होता है उसका बाद में लिखते हैं। तो ओवरऑल वो जो हमारा था वो फर्स्ट उस मीडियम का लेंगे जिसमें लाइट रे जा रहा है। और ये दिया हुआ ये एयर में है, यानी इसका तो वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला अब हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ थिकनेस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ थिकनेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको शिफ्ट का फॉर्मूला याद होगा, अगर हम डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला भी लिख दें तो ये μ1/μ2 इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, याद आ रहा है। μ1 उस मीडियम का जिसमें लाइट रे जा रहा है और μ2 जिस मीडियम से आ रहा है। अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑब्जर्वर एयर में रखा हो तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यानी μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जिसमें लास्टली जाएगा ना। और इधर से आ रहा है वो इसके थ्रू आएगा, तो इस वाले स्लैब के लिए, और इस वाले स्लैब के लिए इससे आएगा। तो हम लोग दोनों जगह पे अलग अलग रखेंगे। इसका शिफ्ट जब हमको निकालना होगा तो उसमें 3/2 रखेंगे और इसके शिफ्ट के लिए कितना रखेंगे 2। तो यानी टोटल जो शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पहले μ1 का वैल्यू क्या कर देते हैं, μ1 का वैल्यू कितना है 1। तो टोटल जो शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा टी का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर पहले वाले के लिए, 1 - 1 इसका 3/2 प्लस इसके लिए डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है ये, इंटू 1 - 1/2। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा देखो तो 6 सेंटीमीटर इंटू 1/3, 3 डेट कर रहे हैं खुद कहते ना, देख लो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/3 यानी ये 2 टाइम में। फिर इधर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 1/2, 2 से 4 टाइम में। तो रिजल्ट कितना आ गया, यानी 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। अब सबसे बड़ा बात है कि 6 सेंटीमीटर का अगर शिफ्ट होगा तो इमेज यहां बनेगा या यहां बनेगा, यही दो पोजीशन हो सकता है, या तो 6 सेंटीमीटर स्लैब की तरफ या तो 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लैब। तो हमको पहले ही बोले थे कि अगर शिफ्ट आपका पॉजिटिव हो तो शिफ्ट हमेशा किधर रहता है, शिफ्ट इज ऑलवेज in the direction of incidence ray, कहने का मतलब शिफ्ट किधर रहेगा हमेशा इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में। तो इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब कि शिफ्ट इस तरफ होना चाहिए, और ये कहलाएगा कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी स्लैब से डिस्टेंस इमेज का कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। इसको नोट करो जल्दी से।
हो गया नोट आप लोग का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये 3 सेंटीमीटर का एक स्लैब है और ये 5 सेंटीमीटर का एक स्लैब है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मान लो 5/3, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 5/3 मान लो इसका, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम नहीं, इसको चलो इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2। तो μ2 मालूम नहीं है हमको, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एपरेंट डेप्थ दिया हुआ है 36/7 सेंटीमीटर, 36/7 सेंटीमीटर, और हमको कैलकुलेट करना है μ2 का वैल्यू, कि μ2 कितना होगा, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम हैं कहाँ, मतलब जो हम ऑब्जर्वर है वो है कहाँ। तो ये मान लो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो एयर बोल दिया मतलब कि 1 हो ही गया। तो अब हम एपरेंट डेप्थ का पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आपको याद होगा, DA इक्वल्स एयर वाले के लिए D/μ था जब एयर था, तो वैसे हम लोग यहाँ पे μ1 और यहाँ μ2 लेते थे, याद है ना। तो μ1 का तो वैल्यू 1 ही हो गया। तो हमारा जो एपरेंट डेप्थ होगा यहाँ पे 36/7 सेंटीमीटर, ये इन दोनों के कारण होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, 3/5/3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई इसका जो μ2 है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा ये, तो 36/7 सेंटीमीटर माइनस ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5 इतना सेंटीमीटर इक्वल्स क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई μ2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो रिजल्ट क्या होगा, तो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 35 इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाई μ2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 से 5 टाइम में ये तो 180 हो जाएगा, 180, और ये हो जाएगा 5 से 7 टाइम में तो 63। एक मिनट से एक बार देख लेते हैं, 7 से 5 टाइम में ना 30, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर ये तो गया आपका। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 12, 35 इक्वल्स 5/μ2। तो μ2 कितना हो जाएगा आपका 175/127, ये इसका रिजल्ट हो गया आपका। नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जब एक का आपको एपरेंट डेप्थ दिया रहेगा और आपको इस तरह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी दिया रह सकता है। इसको जल्दी से आप लोग पहले नोट करिए। हो गया नोट आप लोग का, चलो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब देखो इसको आगे, इसके आगे देखो, इसके आगे मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है, वो भी जो बता भी रहे थे हम आपको कि बहुत सारे स्लैब हैं, मान लो इसका थिकनेस T1 है, T2 है, T3 है, N1 μ1 है, इसका μ2 है, μ3 है, और इसका μ0 है, जहां हम ऑब्जर्वर को रखे हैं। किसको रखे हैं, ऑब्जर्वर को। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, मान लो कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहला बात कि आपको मालूम है
कि जो शिफ्ट होता है वो कभी भी एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, मालूम है ना। तो अब यहाँ अगर हमसे पूछेगा इस केस में, ऐसे अगर बहुत सारे स्लैब्स भी हों, मान लो यहाँ ऐसे ऐसे n स्लैब्स हों, तो उस केस में हम शिफ्ट कैसे निकालेंगे। तो शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। पहला का थिकनेस कितना है T1, ठीक है, 1 माइनस 1y। तो यहाँ जो आप μ1 लिखेंगे, म्यू वो रिलेटिव रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंसिडेंस रे किधर से आ रहा होगा, और इंसिडेंस रे उधर से आ रहा होगा। आपको फील किस में करना है, म्यू नॉट वाले में। तो इसको रिजल्ट याद रखिएगा आप, इसमें इसका μ1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा T2 इंटू 1 माइनस 1y μ2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, प्लस T3 इंटू 1 माइनस μ3 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया था वैसा ही कुछ इस पे बनाया था ना, बस क्या था, एयर था, तो एयर के लिए हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू कितना ले लिए थे, 1 ले लिए थे। और ऐसे वाले आपका एक कम्बिनेशन में आपको हमने एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी लिखवाया है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिए थे, मल्टीप्लाइड बाई T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए थे जिसमें आपका ऑब्जर्वर रखा होता है, याद आ रहा है कुछ। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर इसमें इफ देयर आर n स्लैब्स, मान के चलिए अगर n स्लैब रहता तो शिफ्ट के फॉर्मूले में क्या हो जाता, सारा सेम वही रहता, लास्ट में डॉट डॉट कहाँ तक चल जाता, n तक। तो हम कह सकते हैं कि समेसन यहाँ पे ले लेंगे हम लोग Ti का इंटू 1 माइनस म्यू आई अपॉन म्यू नॉट, 1 से लेके n तक। मतलब फर्स्ट वाले के लिए T1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस μ1 अपॉन म्यू नॉट, सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा T2 1 माइनस 1 बाई μ2 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। इसको नोट करिए। इस तरह से आप कहीं भी कैसे भी मीडियम रहेगा तो उसके लिए आप शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे कितना ही स्लैब क्यों ना हो गया नोट। चलिए आगे चलते हैं। इसके जो हमने आपको एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखवाया था उस पर आपका एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। याद तो होगा ही आपको फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो चलो देखते हैं फिर से एक बार। मान लो थोड़ा से मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये है आपका 20 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, और ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.8। और आपको बताना है इस केस में, आपको बताना है इस केस में एपरेंट डेप्थ क्या होगा, एपरेंट डेप्थ क्या होगा, ठीक है। याद होगा इस वाले क्वेश्चन जो हम फॉर्मूला बताए थे इस वाले क्वेश्चन के लिए, यहाँ माने थे कि ये T1 है, यहाँ माने थे ये इसका थिकनेस T2 है, और इस डिस्टेंस को कुछ T3 माने थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ। और उसके लिए जो हम लोग एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला देखे थे, एपरेंट डेप्थ DA मान लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, μ3, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 माने थे हम लोग, इसका μ2 सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का μ1, μ3 मल्टीप्लाइड बाई T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। अब जरा ध्यान से समझो इस बात को, μ3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.8, तो 1.8 अगर हम यहाँ रख दें, ठीक है, और वो सारा डिटेल बस इतना याद रखना है कि T3 का वैल्यू है ही नहीं, तो T3 को छोड़ दो, जो T3 है नहीं तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये वाला टर्म हम इसमें से हटा देते हैं। तो अब देखो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई पहला सेंटीमीटर कितना है डिस्टेंस T1 20 है, और डिवाइड बाई 2 प्लस ये कितना है 15 है, डिवाइडेड बाई 1.5 इतना सेंटीमीटर होगा, 2 से 10 टाइम में
इससे ये भी 10 टाइम में, रिजल्ट हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। नोट कर लो। तो वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है हम लोग से, मतलब शिफ्ट का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत? जल्दी नोट करो। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का कि स्लैब कंबाइंड विथ मिरर। स्लैब कंबाइन किया हुआ है, लेकिन किसके साथ? मिरर के साथ, ठीक है। तो मान लो ये कोई स्लैब है, ठीक है, इसको कंबाइन किए हैं हम लोग। अरे सॉरी, अजीब लग रहा। स्लैब को अब कंबाइन किसके साथ किए हैं? मिरर के साथ। यानी कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, ये पूरा स्लैब है और मान लो इसके एक साइड पे इस तरह से ये मिरर बना हुआ है, ठीक है। और तुमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है और तुमको देखना ये है कि इसका इमेज तुमको कहाँ मतलब फील होगा। फाइनली ये तो फिक्स है बाबू कि लाइट रे जो यहाँ से आएगा वो रिफ्लेक्ट होके फिर इस तरफ जाएगा, फिर रिफ्रैक्ट होके इसी तरफ आएगा। तो अगर इधर कोई एक ऑब्जर्वर होता तो उसका इस ओ का इमेज जो इस तरफ बनने वाला है वो किधर दिख रहा होता उसको। तो चलो देखो पहले कि यहाँ किस तरह से लाइट रे जाएगा, उससे फील आ जाएगा कि हमको कहाँ इसका इमेज दिख सकता है। मान लो इसका ये डिस्टेंस गिवन हो d1, कुछ एक मतलब डी ही मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, लाइट रे जो आएगा वो सबसे पहले ऐसे आएगा लाइट रे, और ये लाइट रे इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होगा। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से टुवार्ड्स द नॉर्मल वेंड करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे ही वेंड किया तो फाइनल एक जो पहला हमको सबसे पहला एक पॉइंट मिलेगा जहाँ इसका एपरेंट डेप्थ एपरेंट मिलेगा पोजीशन इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण, वो होगा ये, मान लो इसको आई मान लेते हैं, I1, ठीक है। I1 मान लेते हैं, पहला इमेज जो हमको फील हुआ, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी कुछ मान लेते हैं d1, ठीक है। अब ये रे इधर मिरर लगा हुआ है, इसके कारण क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगा, तो नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल पे ये इंसिडेंस हुआ था। तो चलो ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा तुमको इसका एक इमेज दिखेगा। मान लो ये इसका इमेज है अब इस पॉइंट पर, ठीक है। अब यहां पर फिर क्या होगा? यहां पर फिर लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा है। इसको I2 कर लो, ठीक है। अब ये जब रिफ्रैक्ट करेगा तो तुमको जो फाइनल इमेज फील होगा, जो फाइनल फील होगा वो इस पॉइंट पर फील होगा। तो ये तुम्हारा फाइनल इमेज बना इसका इस तरह से। तो इसको सबको डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनता है जितना उसके आगे ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो मान लें अगर इसका ये थिकनेस t है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक d1 प्लस t होगा। तो इसका इमेज जो इधर बना होगा ये भी कितने डिस्टेंस पे बना होगा? d1 प्लस t डिस्टेंस पे। और ये जो रिफ्रैक्ट हुआ इसको मान लेते हैं हम लोग ये d3 डिस्टेंस, इसका d1 हुआ ना, d2 मान लेते हैं, d2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे लाइट रे कितने बार रिफ्रैक्ट किया और कितने बार रिफ्लेक्ट किया इसको समझो पहले। तो लाइट रे यहां पर सबसे पहले रिफ्रैक्ट किया,
फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, फिर क्या हुआ, यहां रिफ्रैक्ट किया। यानी कहने का मतलब लाइट रे 2 बार रिफ्लेक्ट किया है, 2 बार रिफ्रैक्ट किया है और 1 बार रिफ्लेक्ट किया है। यानी पहला उसको ग्लास स्लैब मिला, फिर उसको मिरर मिला और फिर उसको ग्लास स्लैब मिला। यानी कहने का मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन, इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, ग्लास स्लैब का, मिरर का। ग्लास स्लैब से किस पे जाएगा, मिरर की तरफ जाएगा और फिर मिरर से किस तरफ जाएगा, ग्लास स्लैब की तरफ जाएगा। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ग्लास स्लैब से मिरर, मिरर से फिर ग्लास स्लैब। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से तुम्हारा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग की तरफ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ और फिर वहां से फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ। क्लियर है? यानी कुछ इस तरह से ये ट्रैवल करेगा, ग्लास स्लैब, मिरर, फिर ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, क्वेश्चन कैसे होगा देखो पहले समझो। क्वेश्चन में ये रह सकता है कि थिकनेस पहले दे दिया, मान लो तुमको, मान लो एक थिकनेस दे दिया है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये दे दिया है तुम्हारा ऑब्जेक्ट 28 सेंटीमीटर का, और ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो तुम 1.5 या 3/2 बात लिखी है, 3/2 भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और आपको वही कैलकुलेट करना है कि ये जो फाइनल इमेज, ये D2 कहाँ बनेगा, ये D2 बताना है। और ऑब्जर्वर कहाँ है, एयर में है, ये भी एयर है, इसका म्यू भी 1, और ये भी एयर है, इसका भी म्यू 1 है हमारा। आपको बताना है ऑब्जर्वर को इमेज कहाँ फील होगा, यानी ये जो आई का डिस्टेंस D2 है, ये कितना फील होगा इस वाले सरफेस से। अगर इस सरफेस से पता चल जाएगा तो आपको मिरर से भी पता चल जाएगा, है ना। बस उसमें से 6 सेंटीमीटर घटा देना है हम लोग को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मेरा क्या हो, एम होना चाहिए D1 कैसे फाइंड आउट होगा। तो D1 क्या है, तो D1 इस सरफेस के लिए एपरेंट है ना, D1 क्या है इस सरफेस के लिए एपरेंट है। तो पहले D1 निकालते हैं। तो क्या बोले थे एपरेंट वाला में, सबसे पहले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो जिसमें लाइट रे जा रहा होगा, है ना। तो लाइट रे जा किस में रहा है, 3/2 वाले में। तो 3/2 आ किससे रहा है, 1 से, मल्टीप्लाइड बाय जो उसका डिस्टेंस है 28, तो ये हो जाएगा 2 से 14 टाइम में, और ये रिजल्ट आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो D1 मिल गया 42 सेंटीमीटर। तो मिरर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं, मिरर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मिरर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम मिरर, मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, D1 प्लस टी, D1 प्लस टी कितना, तो D1 का वैल्यू है हमारा 42, तो 42 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना बन गया हमारा 48 सेंटीमीटर। यानी I2 जो मेरा इमेज बना है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे, 48 सेंटीमीटर पे। अब फिर एक चीज बात समझो, यहां से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट किया है वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमको इस I2 का डिस्टेंस जो हम निकाले हैं इस वाले सरफेस से, मिरर वाले सरफेस से, वो चाहिए किस सरफेस से, जहां से फिर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, तब ना हम एपरेंट डेप्थ ये D2 निकाल पाएंगे। तो ये मेरा 48 है, तो पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो मान लो इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, इसको मान लेते हैं 2, तो डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम सरफेस 1, डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम 1 फर्स्ट सरफेस से कितना होगा, तो ये है तुम्हारा 48 और ये है 6, तो 48 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो लगभग ये आ गया हमारा 54 सेंटीमीटर। ये इसका रियल मतलब डिस्टेंस हो गया I2 का इस सरफेस से। अब हमको चाहिए क्या, एपरेंट, क्योंकि ये तो फील हो रहा है हमको। तो एपरेंट के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, यानी D2 हमारा जो एपरेंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि लाइट रे पहले उस मीडियम का लिखेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लिखेंगे जिसमें लाइट रे जा रहा है, यानी 1,
डिवाइडेड बाई उससे जिससे लाइट रे आ रहा है यानी 3/2 इंटू 54 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 354 सेंटीमीटर, कटेगा 18 बार में 36 सेंटीमीटर। अब बताओ इमेज जो D2 बना वो इससे 36 सेंटीमीटर पे, तो इससे कितना हो जाएगा? तो 30 सेंटीमीटर पे 6 सेंटीमीटर हटा देते हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ फील होगा? तो फाइनल इमेज इज एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट? चलो अब इसको देखो दूसरी तरह से समझ लेते हैं। ये रिजल्ट याद रहेगा ना कैसे लाए हैं हम लोग? अब देखो इसको एक तरह से और 36 सेंटीमीटर किससे था? फर्स्ट सरफेस से था। सेकंड वाले से कितना था हमारा? 30 सेंटीमीटर था इस वाले सरफेस से। अब जरा बात को ध्यान से समझना बाबू, ये तुम्हारा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ था। आपको याद होगा हमने बताया था इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्ट शिफ्ट करता है ना? तो शिफ्ट करेगा ऑब्जेक्ट, फाइनली इस ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट करेगा? तो आपको याद होगा पहले शिफ्ट का फॉर्मूला हमको लोग देखना होता था कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद से हम बता सकते थे। तो शिफ्ट का फॉर्मूला है हमारा, शिफ्ट का फॉर्मूला था t इंटू 1 माइनस 1/μ। ये है इसलिए यूज कर रहे हैं ऐसा। आप अगर डायरेक्ट रखिएगा तो भी 1 ही रखिएगा, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो वही आएगा आपका। 6 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 3/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 3 2 1 3 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ। और शिफ्ट हमेशा किधर होता था? इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में। यानी ये जो हमारा शिफ्ट है कुछ यहां होगा, मान लो ये O' यहां पहुंच गया, डिस्टेंस कितना है? ये 2 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस कितना बन गया हमारा? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, 26 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है हमारा। तो अब ये 26 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमको फील होगा मिरर को कितने डिस्टेंस पे फील होगा? तो ऑब्जेक्ट को तो वही डिस्टेंस फील होगा जहां पे आप उसको रखे हो, 26 पे। तो ये 26 पे है और यहां से ये 6 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर पे। यानी इसका जो इमेज बनेगा वो यहां से बनेगा कितने सेंटीमीटर पे? 32 सेंटीमीटर पे। मान लो कोई इमेज इसका बना 32 सेंटीमीटर, इस वाले डायग्राम को मत देख लेना, ठीक है, 32 सेंटीमीटर पे। अब यहां भी तो शिफ्ट होगा क्योंकि यहां भी रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो यहां भी शिफ्ट कितने का होगा? यहां भी शिफ्ट होगा 2 सेंटीमीटर का। क्लियर है? क्योंकि शिफ्ट का फॉर्मूला तो यही है हमारा। लेकिन किस डायरेक्शन में? तो इंसिडेंस रे जो है इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस तरफ, तो शिफ्ट भी उसी तरफ होगा। यानी शिफ्ट होगा कोई इस तरफ, यानी फाइनल इमेज जो बनेगा ये कहां बनेगा? तो ये फाइनल इमेज बनेगा हमारा 30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसको हटा दे तो 30 सेंटीमीटर बनेगा सेकंड सरफेस से, और फर्स्ट सरफेस से कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट सरफेस से हो जाएगा ये 36 सेंटीमीटर पे, 30 और ये 6 36 सेंटीमीटर। वैसे भी बना सकते हो, ठीक है, शिफ्ट का भी फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो एकदम बेसिक से जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? क्या किए? सबसे पहले हम शिफ्ट निकाले, 2 सेंटीमीटर आया। फिर देखें कि हमारा शिफ्ट किसके डायरेक्शन में होता है? हमेशा इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में होता है। तो इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में देखें हम लोग, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है ना? इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में तो 2 सेंटीमीटर हटा दिए, तो 28 में से 2 गया तो 26। तो ये ऑब्जेक्ट जो अब नया पोजीशन दिखा वो कितना? 26 पे। लेकिन मिरर को कितना फील होगा? तो मिरर को फील होगा 26 प्लस इसका 6, 32 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो 32 सेंटीमीटर इसको फील हो रहा है, तो ये सीधा मिरर इसको कहां बना देगा? 32 पे। ठीक है, और 32 से फिर शिफ्ट होगा 2 सेंटीमीटर का, तो ओवरऑल हमको कहां मिलेगा? 30। 2 सेंटीमीटर इधर ही क्यों शिफ्ट किए? कारण क्योंकि इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले सरफेस के लिए जहां से शिफ्ट हो रहा है हमारा। हमेशा
शिफ्ट इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में होता है। 2 सेंटीमीटर फिर हटा दिए तो 30 मिल गया हमको। 30 मिला सेकंड सरफेस से, तो फर्स्ट सरफेस से फिर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं, मिरर वाले पे और ये स्लैब पे। बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है ऑब्जर्वर का, ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं मिरर से, उसके सामने एक स्लैब रख दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 और थिकनेस है 18 सेंटीमीटर। बताइए जल्दी से इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, जल्दी बनाइए। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या कर सकते हैं हम लोग, 18 सेंटीमीटर इसका थिकनेस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 का। ये मिरर तो उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा जितना इसको फील होगा। मतलब फील क्या होगा, जहां ये ऑब्जेक्ट हमको फील होगा इस मिरर को, और फील किसके कारण हो रहा है, तो वो है ये स्लैब के कारण। फील किसके कारण हो रहा है, स्लैब के कारण। तो सबसे पहले स्लैब के कारण शिफ्ट निकाल लो। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, 18 सेंटीमीटर, तो ये इसका टी हो गया 1 माइनस, डायरेक्ट कर लेते 2/3, ठीक है 3/2 तो करते ही करते, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर इसका शिफ्ट हुआ। शिफ्ट किधर होगा, तो ऑब्वियस है कि तुम लाइट रे जो इस पर सेंड करोगे वो ऐसे कुछ जाएगा लाइट रे इसका मतलब शिफ्ट इधर ही होगा। तो मान लो ये शिफ्ट x हुआ है जिसका वैल्यू तुमको मालूम है कितना 6 सेंटीमीटर। तो अब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो ओडेस पे है, उसको फील कितना होगा मिरर के लिए, मिरर उसको कितना फील होगा वो, तो 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो 50 माइनस एक्स, तो इसका इमेज जो ये फाइनल अपना बनाएगा, फाइनल नहीं कह सकते, ये जो मिरर बनाएगा अपना मिरर के कारण, ठीक है, मिरर जो बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, ये भी आपका इमेज जो बनाएगा आपका पहला वो 50 माइनस एक्स पे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब ये लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट होके फिर यहां से फिर रिफ्रैक्ट होगी तो फिर एक शिफ्ट में आएगा हमारा। सोचो जरा ध्यान से इस चीज को कि लाइट रे मान लो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट किया, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे फिर रिफ्रैक्ट किया, अब फिर यहां ये रिफ्लेक्ट होके, मान लो इसको ऐसे थोड़ा और बना लो, मान लो ये रिफ्लेक्ट होगा यहां अगर, तो पहला इमेज तो तुम्हारा यहां बन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर जब ये रिफ्रैक्ट होगा यहां पर और फिर जब ये यहां पे ऐसे रिफ्रैक्ट होगा इस पोजीशन पे, तो फिर एक शिफ्ट आएगा हमारा, और ये भी शिफ्ट कितना होगा, उतना ही जितना इधर हुआ है हमारा। और इस बार रे किस डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहने का मतलब ये शिफ्ट आपका फिर एक्स होगा। तो फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे फील होगा, फाइनल इमेज डिस्टेंस फील होगा 50 माइनस एक्स में फिर एक्स घटा देते हैं तो 50 माइनस 2x पे, यानी फाइनल डिस्टेंस किसका, इमेज का मिरर से, फ्रॉम मिरर क्या होगा, तो फ्रॉम मिरर हो जाएगा आपका 50 माइनस 2x, और x का वैल्यू रख देते हैं कितना हम लोग,
तो x का वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यानी 12 हो गया ये 38 सेंटीमीटर। तो ये 38 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमको फील होगा इमेज। हो गया नोट? चलो मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अरे यार, ठीक है। अब ऐसा है कि इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रे आ रहा है, तो इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रे इंसिडेंस कर रहा है, ये है हमारा कनकेव मिरर। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग को, ठीक है। जो रखा हुआ है एक लिक्विड में, लिक्विड यहाँ पे वाटर ही, आपको समझ में भी आ गया होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, और जो सरफेस है हमारा जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट। या आप यहाँ से देखिए तो डेप्थ कर सकते हैं। इस मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि हम जब बाहर से इसको फील करेंगे, देखेंगे, मान लो हम इसको अगर बाहर से देखें तो हमको क्या फील होगा, इसका इमेज कहाँ पर फील होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इनफाइनाइट से जो आ रहा है उसका अगर हमारा वाटर नहीं भी रहता तो इमेज कहाँ बनता, तो इनफाइनाइट पे, यानी u इन्फिनिटी है तो ऑब्वियस है कि v तो f ही होगा इसका। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो फोकस कहाँ होता, मतलब फोकस पर आपका इमेज बनता है। यानी कहने का मतलब इसका जो इमेज बना होगा वो कहीं यहाँ बना होगा, जो आपका यहाँ से इसका डिस्टेंस इसके फोकल लेंथ के इक्वल, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये इमेज हमको बना होगा इस पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे, और ये इमेज इसके लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से, है ना। हम अगर मान लो वाटर नहीं होता तो हम उस इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ देख रहे होते, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। इस टॉप से आप 20 सेंटीमीटर पर देख रहे होते हैं इसका इमेज, यहां से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन कब, जब ये वाटर नहीं रहा होता तब। लेकिन अब हमको क्या होगा, इसका एपरेंट डिस्टेंस फील होगा। तो डिस्टेंस तो मिल गया हमको 20 सेंटीमीटर, एपरेंट के लिए तो एयर है, डायरेक्ट लगा दो DA/μ, यानी 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर, यानी ये टॉप से हमको 15 सेंटीमीटर पर फील होगा। कितने सेंटीमीटर पर फील होगा, 15 सेंटीमीटर पर फील होगा। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। ये हमारा लगभग हो गया है, इस पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बनाइएगा। आपको याद होगा हम लोग स्लैब वाले में एक कन्वेक्स मिरर पे भी क्वेश्चन देखे थे, तो मिरर कैसा भी हो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए, बन जाएगा। अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, चलो पहले बात करते हैं क्रिटिकल एंगल है क्या। क्रिटिकल मतलब क्या होता है,
जैसे डॉक्टर के यहाँ अगर आप जाएं तो वहाँ भी बोला जाता है कि इनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब कि बेचारे बच भी सकते हैं और बच नहीं भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, या तो अगर डॉक्टर कोशिश कर दे तो बेचारा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा कोशिश कर दिया तो निकल जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, मतलब या तो इस लोक में या तो परलोक में। और जब जो व्यक्ति उसके बीच में झूल रहा होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल, कहते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ भी क्या है कि लाइट रे ना इस मीडियम में रहे ना उस मीडियम में रहे। देखो बात को देखना ध्यान से इसको, मान लो ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है और ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है, ठीक है। और लाइट रे से चला गया, रिफ्रैक्ट हुआ, और आपको मालूम ही है कि जब हम डेंसर से रेयरर जाते हैं तो आर बड़ा होता है आई से, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाता है। तो अब कहता है क्रिटिकल मतलब क्या, कि वैसा कंडीशन जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जो ये है हमारा वो किसी मीडियम में ना हो, ना इस मीडियम में हो ना उस मीडियम में हो, एकदम से बीच में हो, उसको क्रिटिकल कहते हैं। ना इस लोक में ना परलोक में, आप एकदम बीच में झूल रहे हैं, कोशिश करेंगे तो आपको खींच लिया जाएगा, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो चल जाइएगा। तो वैसे ही हमारा कहता क्या है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बारे में, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे एकदम से बाउंड्री लाइन पे आ जाए। कहाँ आ जाए, एकदम से बाउंड्री लाइन पे आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्शन जो है एंगल का वो कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और ये है हमारा क्रिटिकल एंगल जिसको आई सी, थीटा सी, ज़्यादा खुश हुए तो सी जैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आई सी से भी डिनोट करते हैं, थीटा सी से भी डिनोट करते हैं और सी से भी डिनोट करते हैं। यानी अगर आपसे कोई क्रिटिकल एंगल पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा हो तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री है, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इसके बारे में, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। बस कंडीशन क्या याद रखना है, लाइट रे goes from denser to rarer medium। ये फिक्स है कि इसको डेंसर से कहाँ जाना हो, रेयरर मीडियम की तरफ जाना हो, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मान लो इसको हम मान लेते हैं μ1 और इसको μ2। बस खाली याद रखना कि μ1 बड़ा होगा किससे, μ1 छोटा होगा किससे, μ2 से। अगर इतना नहीं याद रख सकते तो इसको मान लो तुम म्यू रेयरर का है और इसको मान लो म्यू डेंसर का है, जैसे याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अगर आप μ1 μ2 से याद रख सकते हो तो याद क्या रखना कि μ1 छोटा होगा μ2 से, क्योंकि वो रेयरर वाले का है। तो अब हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो साइन आई सी अपॉन साइन आर, आर का वैल्यू 90 डिग्री इक्वल्स, असली सो लगा रहे हैं, इक्वल्स क्या होता है, μ2 अपॉन μ1 या μ1 अपॉन μ2, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। सिंपल हमको इतना याद रखना होता है कि जिसमें जा रहा होता है लाइट उसको पहले लिखते हैं, जिसमें आ रहा होता है उस लाइट उसमें, जिसमें से आ रहा था उसको बाद में लिखते हैं। यानी ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन आई सी इक्वल्स μ1 अपॉन μ2, और आई सी क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। जैसे हमारा अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो रहा है तो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई बोल दे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, मान लो वाटर का ऑलमोस्ट 1.33 होता है ना, उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, √3 कर लेते हैं, ठीक है, वाटर में कुछ मिला देते हैं, या फिर मान लो ग्लास में कुछ कर लेते हैं, ग्लास का 1.5 होता है तो अप्रॉक्सिमेटली ले लेते हैं, चलो √2 भी ले सकते हैं, 1.414। तो अगर हम यहाँ इसको कह दें कि √3 है
और अगर हम यहाँ इसको रखे हुए हैं एयर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो क्रिटिकल एंगल निकाला जा सकता है। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, पहले √3 वाले के लिए देख लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, IC इक्वल साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, यानी साइन इनवर्स 1 अपॉन √3। तो साइन का वैल्यू 1/√3 इनवर्स में हो गया हमारा, मतलब कोई वैल्यू तो है ही नहीं हमारा। तो वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, √2 के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रहेगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लोगे, ठीक है। या मान लो अगर ऐसे रख लें कि यहां अगर हम √3 ले लें और इसको 2 ले लेते हैं इसका म्यू, तो अब देखो तो हो गया ये डेंसर और ये रेयरर, ठीक है। तो अब यहां रखो, तो यहां √3 रखें, यहां 2 रखें, तो साइन इनवर्स √3 अपॉन 2, तो साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो साइन का वैल्यू √3/2 होता है आपका 60 डिग्री पे। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2, तब भी हो जाएगा, √2 रहेगा तो फिर वही 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला हुआ रहेगा तब। तो ये हो गया हमारा बात किसका, क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, लाइट रे किधर से किधर जा रहा हो, डेंसर से रेयरर, क्योंकि अगर रेयरर से डेंसर होगा तो क्रिटिकल का केस बन ही नहीं सकता, R90 हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हमारा रेयरर से डेंसर जाएगा, अगर मान लो इधर से लाइट रे आ रहा होता तो ये इस तरफ शिफ्ट करता, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करता, तो हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल जब शिफ्ट करेगा तो ये 90 हो नहीं सकता, वो 0 हो सकता है, 90 संभव नहीं है। अब सोचो जरा एक चीज को और, अब एक चीज बात को फील करो कि अगर हमारा लाइट रे और इधर से आ रहा होता, मतलब इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होता, तो क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होता तो और रिफ्रैक्शन होता, क्योंकि जैसे जैसे इधर हम ला रहे हैं रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ रहा है। पहले रिफ्रैक्शन का कुछ R एंगल था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, R90 पहुंच गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो और हो जाएगा। यानी ओवरऑल लाइट रे होगा क्या, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा किस में, इसी मीडियम में। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारा कंडीशन। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे उसी मीडियम में लौट जाती है, यानी डेंसर मीडियम में ही लौट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके मतलब दो कंडीशन है कि लाइट रे किधर से जा रहा हो, लाइट रे हैज टेंडेंसी टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। कहां जा रहा हो, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा हो, ठीक है। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज greater than critical angle, angle of incidence is greater than critical angle, ठीक है। नोट करेंगे, TIR कब होगा, जब लाइट रे का टेंडेंसी हो डेंसर से रेयर जाने का, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर किसके हो, क्रिटिकल एंगल से। और एक पॉइंट इसका कभी कभी डिफिनीशन पूछेगा तो वो भी लिख दीजिएगा। डिफिनीशन क्या लिखिएगा इसका, इट इज द phenomenon which happens, फिर बाकी सारा कंडीशन तो वही है,
विच हैपेंस व्हेन लाइट रे हैज टेंडेंसी टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यानी हम कह सकते हैं हैपेंस व्हेन, शॉर्टकट में आई ग्रेटर देन आई सी एंड लाइट रे goes from denser to rarer, then it reflects back कर सकते हैं, हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इट तो ऊपर नहीं लगा ही दिए हैं हम लोग। ये वैसा फेनोमेनन है जब लाइट रे जा रहा हो डेंसर से रेयर की तरफ और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे क्या होता है, पीछे वापस आ जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है? इसके बारे में और बात करते हैं अभी हम लोग। नोट हो गया आप लोग का? चलो अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसमें हमको समझने का चीज और क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसमें हमको एक दो ग्राफ भी आएगा डेविएशन का, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये होता कहाँ कहाँ है पहले वो समझ लो, उसमें और भी बहुत कुछ चीज जानने को मिलेगा। जैसे डायमंड को आप अगर देखो ध्यान से तो डायमंड आपका वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा चमकता है ना, इसको कहते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। फिर अगर आप देखो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में या फिर धूप में अगर आप एनएच पर जा रहे हो तो आपको थोड़े दूर पर पानी दिखता होगा, फील होता होगा, ये आपका TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। जो डायमंड हम देखते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। जो हम बोले दूर पर पानी दिखता है उसको हम लोग मिराज कहते हैं। ठीक है, फिर आप लोग ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने होंगे, है ना। ऑप्टिकल फाइबर वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, TIR के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, मिराज के बारे में जानेंगे कि वो मिराज कैसे होता है। ठीक है, और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है।